हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर। तो इसमें आपकी हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और थोड़ा बहुत जो आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा, जितना भी आपके सिलेबस में वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला हम हिस्ट्री का लेक्चर जो है वो पढ़ने वाले हैं क्या, कहाँ और कैसे के लिए। ठीक है, इसमें हम ये जानेंगे कि सोर्सेस कौन कौन से होते हैं हिस्ट्री के सोर्सेस के बारे में हम इसमें बेसिकली हम सारी चीजें पढ़ेंगे, जिससे आपके क्वेश्चन आते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपका इतिहास का अर्थ। तो इतिहास क्या है? तो कुछ आप में से ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने हिस्ट्री पहले पढ़ी होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनके लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट थोड़ा सा न्यू होगा, यानी कि उन्हें 8, 9 या इस टाइप से जो क्लासेस है वहां पे हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसके बाद उनका टच हिस्ट्री से छूट गया होगा। तो हम थोड़ा सा बेसिक से लेके चलेंगे ताकि सबको काम चलाने लायक सारी चीजें समझ में आए और आपका एग्जाम जो है वो आराम से क्लियर हो जाए। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि जो हिस्ट्री है उस शब्द की उत्पत्ति हुई थी लोरोप्ला से। लोरोप्ला का मतलब होता है कि सीखना। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है घटित होना। तो अलग अलग इतिहासकारों ने हिस्ट्री की उत्पत्ति अलग अलग शब्दों से बताई है, और कुछ का ऐसा मानना है कि जो हिस्ट्री शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक वर्ड है हिस्टोरी, उससे हुई है, और इसका सबसे पहले प्रयोग किया था हेरोडोटस ने, और हेरोडोटस को ही हम इतिहास का जनक या फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। तो यहां से आप दो क्वेश्चंस एक तो याद रखेंगे, एक आप ये ध्यान रखेंगे कि हिस्ट्री जो वर्ड है उसकी उत्पत्ति लैटिन वर्ड हिस्टोरी से हुई है, जो ये सबसे ज्यादा लोग मानते हैं। उसके बाद इसका प्रयोग सबसे पहले किया था हेरोडोटस ने, और हेरोडोटस को ही इतिहास का जनक यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। अब देखो, हिस्ट्री जो वर्ड है उसका मतलब ही है हिस्ट्री, इतिहास, यानी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, अब जो हिस्टोरी वर्ड है आपका ग्रीक में, इसका मतलब होता है जानना या ज्ञात होना। हेरोडोटस ने अपने ग्रंथ में फारस के युद्ध और वहां के समाज का बहुत ही रोचक और स्पष्ट वर्णन किया था। यानी कि हेरोडोटस आप ऐसा कह सकते हो पहले इतिहासकार थे, क्योंकि उन्होंने जो बुक लिखी उसमें उन्होंने फारस के युद्ध और जो वहां की सोसाइटी थी उसके बारे में बहुत ही रोचक और स्पष्ट वर्णन दिया था। और उनका उद्देश्य था कि जो अतीत की घटनाएं हैं उन्हें कहानी यानी स्टोरी के फॉर्मेट में बहुत ही मजेदार तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। और इन्हीं की जो लिखित घटनाएं थी उसी के विवरण को हमने क्या कहा, हिस्ट्री का। ये स्टार्टिंग की बात है जब हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट आपका ग्रो हो रहा है। अगर वही अभी मैंने आपको बताया कि इतिहास शब्द को अगर आप संधि विच्छेद करो तो इति धन ह धन हास, यानी कि इतिहास, इसका मतलब होता है कि ऐसा ही हुआ था। देखो, हिस्ट्री हर वो एक कहानी नहीं होती जो आपके दादा दादी या हमने सुन ली अपने बड़ों से कि हाँ ये ऐसा ऐसा हुआ था, उस जंगल में एक जानवर रहता था, एक भूत रहता था, इस टाइप की जो स्टोरीज होती है, बहुत बड़ा राजा होता था, वो इतिहास नहीं है। देखो, इतिहास वो होता है जो निश्चित रूप से घटित हुआ हो। देखो, किसी भी घटना को हम इतिहास तभी कहेंगे जब हमारे पास उसके प्रमाणित होंगे, यानी ऑथेंटिक प्रमाण होंगे, हमारे पास ऑथेंटिक प्रमाण होंगे, और वो सारे के सारे प्रमाण क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की कल्पना के आधार पर कोई भी मनगढ़ंत कहानी आप बना दो और उसे कह दो कि ये तो इतिहास है, तो वो इतिहास की श्रेणी में नहीं आता। तो जो भी भूतकाल में यानी कि पास्ट टाइम में, पास्ट सिनेरियो में जो भी चीजें घटित हुई हैं वो इतिहास तब कहलाई जाएंगी जब हमें उन घटनाओं का बिल्कुल एकदम प्रमाण मिलेगा, एक ट्रू प्रमाण मिलेगा, जिससे हम कह सकते हैं कि जिससे हम ये बिल्कुल अनुमान, बिल्कुल दावा कर सकते हैं कि हाँ ये घटनाएं हुई है, ये देखो प्रमाण। फिर वो आपके सोर्सेस पे डिपेंड करेगा कि कौन से प्रमाण होते हैं। अब देखो कौन कौन से प्रमाण हमें मिलेंगे जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये जो घटना है वो आपका हिस्ट्री का पार्ट है, ऐसा हुआ था, ये बिल्कुल सच बात है। तो उनको अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इतिहास जानने के मुख्य रूप से आपके दो स्रोत होते हैं, यानी कि दो सोर्सेज हैं जिनके द्वारा हम हिस्ट्री को जानते हैं कि हमसे पहले जो लोग रहते थे वो कैसे रहते थे, वो क्या करते थे, क्या खाते थे, कैसा उस समय की सोसाइटी थी, वो किन भगवानों को मानते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। तो ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो मनुष्य के दिमाग में आने ही आने। अगर आपको न बताया जाए कि आपके पेरेंट्स कौन है, आप कहाँ से आते हैं, क्या आते हैं, तो आपके अंदर स्वतः ही वो जिज्ञासा क्या होगी, खुद ही उत्पन्न हो जाएगी कि मेरे माँ बाप कौन थे, मेरे माँ बाप कहाँ रहते थे, वो क्या करते थे, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो मनुष्य क्या होता है, जिज्ञासु है, वो चाहता है कि उसके पास्ट में क्या हुआ, उससे पहले इस धरती पर कौन लोग रहते थे, कैसी ज्योग्राफी थी, ये सारी चीजें थी। तो यही जन्म देती है आपके सब्जेक्ट हिस्ट्री को। तो हिस्ट्री को जानने के आपके दो सोर्सेस हैं, एक है आपका साहित्यिक सोर्स और एक है आपका पुरातात्विक स्रोत, यानी कि लिटरेचर सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स। इसमें जो आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं इनको हम ज्यादा ऑथेंटिक और प्रमाणिक मानते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की बाइसनेस नहीं होती। अब कैसे,
देखो जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं उसमें आते हैं आपके सिक्के, इमारतें, जो बर्तन मिले हैं, या जो हमें जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के हमें पूरे के पूरे शहर मिले हैं, तो शहर हो गया, इमारतें हो गई, सिक्के हो गए, ये झूठ नहीं बोलेगी या ये बाइस भी नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो आपका लिटरेचर सोर्स होता है, यानी कि किसी राजा के दरबार में अगर कोई दरबारी उसका कवि है, लेखक है, उसने उस समय की जो घटनाएं लिखी हैं, तो ऐसा माना जाता है कि थोड़ा तो बायस होगा ही ना। अब राजा का नमक खा रहा है तो वो राजा की बुराई या उसको एकदम आलोचनात्मक या बिल्कुल सटीक सटीक वर्णन कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ करेगा जरूर, लेकिन थोड़ा सा उस पर नमक मिर्च मसाला लगा के। और इसी प्रकार से अब जो राजा के बाहर, राजा के दरबार में जो लेखक नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से है, हो सकता है मान लो कोई ऐसा लेखक है जिसको राजा की नीतियां वगैरह पसंद ना हो, उसका धर्म अलग हो, कितनी सारी चीजें हैं, वो पर्सनल लेवल पे कुछ और मानता हो, लेकिन राजा कुछ और कर रहा हो, तो उसको जब वो लिखेगा तो उसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे अगर हम भी किसी व्यक्ति के बारे में लिखें तो हमारे जो पर्सनल बिलीफ होते हैं वो भी क्या होते हैं, उसके साथ थोड़े बहुत मिक्स हो जाते हैं। हालांकि हिस्ट्री, अगर आप इतिहास लिख रहे हो तो सबसे पहली इतिहास की यही मांग होती है कि आप बिल्कुल भी अपने पर्सनल थॉट्स को हिस्ट्री में मिक्स नहीं करोगे। यानी जब भी आप कोई डाटा लिखोगे, कोई भी आप ऑथेंटिक हिस्ट्री की चीजें लिख रहे हो, तो उसमें आप उस डाटा को क्या करोगे, मिक्स नहीं करोगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके आपके लिटरेचर सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ज्यादा रिलायबल ऑथेंटिक माना जाता है, तो वो है आपका पुरातात्विक स्रोत, क्योंकि इससे किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं हो सकती, इसमें बाइसनेस नहीं होती है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स में देखते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आता है जैसे आपका अभिलेख आते हैं, स्मारक और भवन आ जाएंगे, सिक्के आएंगे, स्कल्पचर्स आएंगे, पेंटिंग्स आएंगी, और जो मोहरें होती हैं वो आ जाएंगी। साहित्यिक स्रोतों में आते हैं आपके भारतीय स्रोत और विदेशी साहित्य। भारतीय स्रोत यानी कि इंडियन सोर्सेस में आपका क्या आता है, एक तो आता है आपका रिलीजियस जो टेक्स्ट होते हैं वो, दूसरा आपके सेक्युलर लिटरेचर, और तीसरा होता है आपका संगम लिटरेचर। विदेशी साहित्य में आता है जैसे यूनान और रोम के लेखक क्या लिखते हैं, चाइनीज लेखक जो है, अरेबिक लेखक जो है, इनके बारे में आपकी जो सारी चीजें हैं वो आपकी क्या आ जाएंगी, फॉरेन लिटरेचर में आ जाएंगी। अब देखो जो आपका लिटरेचर सोर्स है उसको आप दो कैटेगरीज में अभी हमने डिवाइड किया था, जैसे कि इंडियन लिटरेचर और फॉरेन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर में भी अगेन आपकी तीन कैटेगरीज है। इसमें आपका धार्मिक साहित्य यानी कि रिलीजियस लिटरेचर, जिसमें आपके वेद, उपनिषद, पुराण और बौद्ध धर्म, जैन ग्रंथ के भी जो आपके साहित्य आते हैं वो सभी धार्मिक साहित्य ही कहलाएंगे। यानी कि ऐसा लिटरेचर जो किसी धर्म से रिलेटेड है वो आपका क्या कहलाएगा, धार्मिक साहित्य या रिलीजियस लिटरेचर कहलाएगा। इसी प्रकार से जो आपका धर्मनिरपेक्ष साहित्य यानी कि जो सेक्युलर लिटरेचर है, इसमें आ जाएगा आपका जैसे कि नाटक, काव्य, नीति ग्रंथ जो है, यानी कि जिनका किसी भी धर्म से कोई भी संबंध नहीं है, वो सारा का सारा आपका सेक्युलर लिटरेचर में आ जाएगा। उसके बाद होते हैं संगम साहित्य, यानी कि जो दक्षिण भारत का जो साहित्य है, जो मेन रूप से आपके तमिल लैंग्वेज में लिखे गए हैं, वो कहलाते हैं आपके संगम साहित्य। और विदेशी साहित्य में अभी मैंने आपको बताया, विदेशी साहित्य में क्या क्या आएगा, जो फॉरेन लिटरेचर है उसमें आ जाएगा आपका यूनानी और रोमन लेखकों द्वारा रचित साहित्य, चीनी यात्रियों और लेखकों द्वारा रचित साहित्य, और इसी प्रकार से अरबी लेखकों द्वारा रचित ऐतिहासिक और धार्मिक विवरण आपका किसमें आ जाएगा, अरबी लेखकों द्वारा लिखा हुआ जाएगा। तो ये तीनों चीजें, यानी जो भी इंडिया के बाहर का कोई राइटर है, फिर चाहे वो फॉरेनर आपका यहाँ घूमने आया हो, किसी जब इन्वेंशन हुए यानी कि बाहरी आक्रमण हुए उन राजाओं के साथ, उन आक्रमणकारियों के साथ जो लेखक आए हो, वो सारा का सारा आपका किस में आएगा, फॉरेन लिटरेचर में। ठीक है, अब एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके रिलीजियस सोर्सेस के बारे में। तो रिलीजियस सोर्सेस में आपके ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर ग्रंथ होते हैं, यानी कि एक ग्रंथ ऐसे जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है और एक ग्रंथ ऐसे जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित नहीं है, नॉन ब्राह्मण टेक्स्ट है, जैसे कि आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये आपकी क्या हो जाएंगे, नॉन ब्राह्मण टेक्स्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण ग्रंथ पे आपका क्या क्या आएगा, वेद आएगा, उपनिषद आएंगे, रामायण, महाभारत, पुराण, जो जितनी भी आपकी स्मृतियां, जैसे कि मनुस्मृति बहुत चर्चाओं में रहती है, तो ये आपके ब्राह्मण ग्रंथ कहलाएंगे। इसी प्रकार से जो ब्राह्मणेतर ग्रंथ है, इसमें आ जाएगा आपका बौद्ध और जैन ग्रंथ, यानी कि नॉन ब्राह्मण टेक्स्ट हो गए आपके। लौकिक साहित्य में आ जाएगा, जैसे कि आपका सेक्युलर साहित्य बोलते हैं, जिसे सेक्युलर लिटरेचर भी बोलते हैं, जिससे कि आपका कोई भी ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, जीवनियां हो गई, यात्रा वृत्तांत हो गए, उसके बाद जो फैंटेसी हो गई, फैंटेसी प्रधान हो गए, जो भी गल्प साहित्य आपको फिक्शन लिटरेचर है, ये सारी की सारी चीजें आपकी किस में आ जाएगी, सेक्युलर लिटरेचर में आ जाएगी। अब सबसे पहले बात करते हैं वेदों की।
तो वेदों से हमें उस समय के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में पता चलता है कि उस समय के लोगों का सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा था उनका, और रिलीजियस लाइफ कैसी थी, वो कैसे पूजा पाठ किया करते थे, कौन कौन से कर्म कांड थे, ये सारी चीजें हमें वेदों से पता चलती है। हिंदू धर्म में वेदों को अपौरुषीय माना जाता है, यानी कि ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में कि वेद किसी ने नहीं लिखे, ये खुद ही उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, वैदिक काल के इतिहास को जानने का एकमात्र स्रोत हमारे पास क्या है, वेद ही है, हमें वेदों से ही जानकारी मिलती है। उस टाइम पीरियड का अभी तक हमें कोई भी और टेक्स्ट नहीं मिला है। इसके संकलन करता है, वेदों का संकलन किसने किया, तो वेदों का संकलन किया महर्षि कृष्ण देव पायन, वेद व्यास ने करा है। 4 प्रकार के वेद हैं आपके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को क्या कहते हैं, संहिता भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है और इसमें आपके टोटल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 क्या है, ऋचाएं यानी कि मंत्र हैं। इसका अधिकांश भाग देवताओं को समर्पित है, यानी कि डेडिकेट किया है, वेरियस बहुत सारे डेटीज को डेडिकेट किया है, इसका जितना भी बहुत ज्यादा जो पार्ट है। इसमें एक दशराज युद्ध का हमें वर्णन मिलता है, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं 10 किंग वॉर्स के। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दशराज युद्ध का वर्णन किस वेद में मिलता है, तो ये मिलता है आपको ऋग्वेद में। और ये युद्ध जो है, ये युद्ध हुआ था भरत कुल के राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच, यानी कि एक तरफ थे केवल राजा सुदास जो कि भरत कुल से संबंधित थे और दूसरी तरफ थे 10 राजाओं का एक समूह। तो इन दोनों का आपस में युद्ध हुआ, जिसमें इस युद्ध में विजयी कौन है, इस युद्ध में भरत कुल के जो राजा सुदास थे वो विजयी रहे। और ये भी कहा जाता है कि इसी कारण जो हमारा देश है उसका नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। ठीक है, और ये जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था परुष्णी नदी के तट पर युद्ध हुआ था। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं तो इसको आप ध्यान रखेंगे, परुष्णी नदी के तट पर ये युद्ध हुआ था। और भरतों के जो पुरोहित थे, यानी कि जो भरत कुल के जो लोग थे, यानी राजा सुदास के पुरोहित कौन थे, वो थे आपके वशिष्ठ। और जो 10 राजाओं के संघ थे उनके पुरोहित कौन थे, उनके पुरोहित थे विश्वामित्र। ठीक है, अब है इसके जो मंडल है, 10 मंडल है, उससे आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है या ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है, तो आप इसको ध्यान रखना, किससे लिया गया है, तीसरे मंडल से लिया गया है। और ये किस देवता को समर्पित है, ये सूर्य देवता या सविता देवता को समर्पित है। ठीक है, सविता आपका सूर्य का ही पर्यायवाची है, तो इसको ध्यान रखना। 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है। 10वां मंडल जो है उसमें चातुर्वर्ण समाज, यानी कि अभी भी आप अपनी सोसाइटी देखोगे तो वो जाति पे विभाजित है हिंदू सोसाइटी, तो इसमें आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है। तो 10वें मंडल में इसके बारे में दिया गया है, चातुर्वर्ण समाज के बारे में उसकी कल्पना करी गई है। ऋग्वेद को जो ऋषि पढ़ा करते थे उन्हें कहते थे होता। तो कई बार पूछ लेते हैं कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, तो जो भी ऋग्वेद को पढ़ते थे उसे क्या कहते थे, होता कहते थे। इंग्लिश हिंदी दोनों में एक ही है, कहीं कहीं आपको ऐसे होत्र लिखा हुआ। फिर उसके बाद है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञों का विधान बताने वाला वेद है। यजुर्वेद को कर्म कांडीय वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें यज्ञ और अनुष्ठान के नियमों और विधियों का वर्णन किया गया कि यदि किस व्यक्ति को कैसे यज्ञ करना चाहिए, उसे अनुष्ठान के नियम क्या होते हैं, विधियां क्या होती हैं, तो उसके सारे रूल्स और प्रोसीजर जो है वो इसमें दिया गया है। ये जो वेद है आपका यजुर्वेद, ये गद्य और पद्य दोनों में, यानी कि इसमें आपकी पोएम्स भी है और जो आपके प्रोज एंड वर्सेस हैं वो दोनों चीजें, यानी कि आपके गद्य भी है और पद्य भी है। ठीक है, प्रोज एंड वर्सेस आपके दोनों, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना। यजुर्वेद आपका क्या है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के 2 भाग है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, जो शुक्ल यजुर्वेद है वो आपका केवल पद्य में लिखा गया। ठीक है, यानी कि केवल वर्सेस में लिखा गया, यह आपका प्रोज और वर्सेस दोनों में लिखा गया। इस वेद में जिन मंत्रों का उच्चारण यज्ञ के दौरान किया जाता है उन्हें उच्चारित करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं, अर्धव्यू कहते हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति, जो ऋषि उस समय या व्यक्ति मान लो उस समय इन मंत्रों का उच्चारण करेगा, जो मंत्र आपके यजुर्वेद में दिए गए हैं उसे कहेंगे अर्धव्यू। उसका नाम क्या हो जाएगा, अर्धव्यू। तो ये नाम ध्यान रखना। यजुर्वेद से संबंधित 4 प्रमुख उपनिषद हैं, जैसे कि कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। तो ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं कि ये उपनिषद का संबंध किस वेद से है, तो कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद आपके किससे रिलेटेड है, यजुर्वेद से रिलेटेड है। फिर आता है आपका तीसरा वेद, सामवेद। सामवेद है आपका संगीतात्मक वेद, यानी कि ये वेद कंप्लीट रूप से किसमें लिखा गया है,
पद्य में लिखा गया है, काव्य के रूप में लिखा गया है, पोइट्रीज के रूप में लिखा गया है। ठीक है, इस वेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है, यानी कि जब यज्ञ किया जाता है और उस समय जो मंत्र गाए जाते हैं उसको किसमें संग्रहित किया गया है, सामवेद में संग्रहित किया गया है। इसमें से जो अधिकांश मंत्र है वो आपके कहां से लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं, लेकिन उन्हें संगीत के रूप में गाने के लिए क्या किया गया, व्यवस्थित किया गया। अब सामवेद को जो पुरोहित पढ़ेगा या गाएगा उसे कहते हैं उद्गाता। ध्यान रखना, गाता से आप ध्यान रखना कि गाता, गाता यानी कि गीत, तो गीत कौन गाता, गीत गाता उद्गाता, और उद्गाता आपका किसमें आता है, सामवेद में आता है। यानी कि सामवेद को पढ़ने या गाने वाला जो पुरोहित होगा वो आपको क्या कहलाएगा, उद्गाता कहलाएगा। अगला वेद है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद को सबसे नया वेद माना जाता है। इसे सामान्य रूप से जनमानस का वेद कहा जाता है क्योंकि इसमें आम लोगों के विचार, धार्मिक विश्वास और अंधविश्वास का वर्णन मिलता है। इसमें आपके टोटल 731 सूक्त हैं, लगभग 6000 मंत्र हैं और 20 कांड यानी कि 20 अध्याय या चैप्टर्स हैं। इसमें मानव जीवन के सभी पहलुओं का वर्णन किया गया है, जैसे कि हाउस कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, कैसे घर बनाना है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेड रूट्स की जानकारी दी गई है, रोग निवारण के उपाय दिए गए हैं, उसी प्रकार से सोशल कोऑर्डिनेशन और ऑर्डर उसके बारे में दिया गया है, मैरिज और लव सॉन्ग्स, ये सारी चीजें दी गई हैं, लॉयल्टी टू किंग एंड रॉयल इलेक्शंस की कैसे राजा का चुनाव किया जाए, ये सारी चीजें इसमें दी गई है। इसके साथ साथ ही इसमें वनस्पति और औषधियों का ज्ञान भी है, यानी कि जो आपकी आयुर्वेदा है एक तरीके से उसका ज्ञान भी कि कौन सी वनस्पति किस चीज में यूज करी जाती है, और इसी के साथ साथ इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, इन सबका विवरण दिया गया। ध्यान रखना इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद आते हैं आपके ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इन ग्रंथों से उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है, यानी कि जो आपके वेद हैं वो तो आपको देते हैं वैदिक काल के बारे में जानकारी। देखो, इसको मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बता दूं, कालों का कैसे सिस्टम शुरू होता है। तो सबसे पहले आपका पाषाण काल है, ठीक है, पाषाण काल के बाद फिर आपकी सिंधु घाटी सभ्यता ये चलती है। उसके बाद आपका वैदिक समाज आता है, वैदिक समाज के बाद फिर आपका मगध वगैरह जो आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, वो राजाओं का शासन आपका शुरू होता है। फिर यहाँ से राजा शुरू होते हैं। पहले आपका मगध यानी कि जो आपका मौर्य वंश है वो आता है, उसके बाद आपका शुंग वंश आता है, अलग अलग साम्राज्य चलता है, बीच में एक गुप्त साम्राज्य आता है, हर्षवर्धन का काल आता है। फिर उसके बाद आपका जो दिल्ली सल्तनत है वो आता है, दिल्ली सल्तनत के बाद फिर आपका मुगल आता है, मुगल के बाद अंग्रेज आते हैं, फिर तो आपको है कि पता ही है, अंग्रेज के बाद फिर अंग्रेज से लड़ाई होती है और फिर स्वतंत्रता मिलती है। तो वैदिक काल जो है आपका, यानी पाषाण काल, सिंधु काल, वैदिक काल। वैदिक काल आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक है आपका ऋग वैदिक काल और एक है आपका उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल का जो हमें जितना भी ज्यादा हमें जो जानकारी मिलती है वो हमें इन्हीं 3 चीजों से मिलती है, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद से। हर वेद या संहिता के लिए क्या लिखे गए हैं, अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। इन्हीं ग्रंथों से हमें राजा परीक्षित के बारे में और बिंबिसार से पहले की जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं किस वेद के लिए, तो ऋग्वेद के लिए ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। यानी कि ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये किस पे लिखे गए हैं, ऋग्वेद पे लिखे गए। उसको और ज्यादा समझने के लिए या उस पर एक प्रकार से आपको एक टीका या इस टाइप की चीजें लिखी गई कि वो चीजें आपको समझ में आए। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद के लिए कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। यजुर्वेद के लिए आपका तैतरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। सामवेद के लिए आता है आपका पंचविश ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण। अथर्ववेद के लिए आता है आपका गोपद ब्राह्मण। आरण्यक और उपनिषद आरण्यक और उपनिषद जो है वो आपके दर्शन से संबंधित ग्रंथ है। ये ग्रंथ वनों में निवास करने वाले ऋषियों द्वारा रचे गए, यानी कि जो ऋषि वनों में, यानी आरण्य का मतलब होता है वन, तो वनों में जो ऋषि रहा करते थे उन्होंने इनकी रचना करी, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, आरण्यक रखा गया। उपनिषद लिखे गए थे वेदों को समझने के लिए। तो उपनिषद में आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष, पुनर्जन्म, इन सभी विषयों पर क्या होती है, आपकी चर्चा होती है। इसके बाद आते हैं आपके वेदांग। वेदांग क्या होते हैं, वेदांग वैदिक साहित्य के अंग कहे जाते हैं। ये स्वयं क्या है, वेद नहीं है, लेकिन वेदों को समझने के लिए क्या है, ये एक सहायक ग्रंथ है। अगर आप किसी वेद को समझना चाहते हैं तो आप वेदांग पढ़ें, तो उससे क्या होगा, आपको वेद अच्छे से समझ में आएंगे। तो वेदों की जो भाषा थी वो काफी जटिल थी, तो इसीलिए उसको और सरल करने के लिए क्या लिखे गए, वेदांग लिखे गए। इनका उद्देश्य वैदिक मंत्रों के सही उच्चारण, व्याख्या, अर्थ और यज्ञ विधियां जो है उनको स्पष्ट करना है। वेदांग का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ, 1200 से 600 ईसा पूर्व। इस समय समाज अधिक संगठित हो रहा था और वैदिक कर्मकांड और ज्यादा जटिल बनते जा रहे थे, इसीलिए वेदांगों की क्या हुई, आवश्यकता महसूस हुई। फिर क्या हुआ, वेदांगों से संबंधित अनेक सूत्र ग्रंथ भी लिखे गए, जैसे कि श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। ठीक है, ये ग्रंथ वेदांगों पर आधारित है और इसमें कर्मकांड, सामाजिक नियम और धार्मिक आचरण को और ज्यादा व्यवस्थित किया गया है।
अच्छा, एक चीज और बता दूं, अगर आप हिस्ट्री में बिल्कुल नए हैं तो या आपने पढ़ा हुआ आपको टाइम हो गया, तो बीसी और एडी दो चीजें होती हैं हिस्ट्री में जिससे हम टाइम का अनुमान लगाते हैं। तो देखो, जो आपका एक एडी है वो मान लिया जाता है आपका ईसा मसीह का जन्म। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं हुई उन्हें हम बीसी करके लिखते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है 1200 से 600 ईसा पूर्व या 1200 से 600 बीसी। ठीक है, तो बिफोर क्राइस्ट एरा जो है वो आपका क्या होता है, बीसी में लिखते हैं। जो भी वो घटनाएं जो आपके ईसा मसीह के जन्म से पहले हुई वो बीसी में लिखी जाएंगी, और वो घटनाएं जो ईसा मसीह के जन्म के बाद हुई है वो एडी में लिखी जाएंगी। तो आप ध्यान रखना कि जो आपकी ये उल्टा होंगी, अगर जो बीसी में है ना वो ज्यादा वाला नंबर यहाँ होगा, छोटा वाला इधर होगा। ऐसे हो गया जैसे आज से 2 दिन पहले, आज से 5 दिन पहले, ऐसा वाला। तो आज से 2 दिन पहले, आज से 5 दिन पहले ये बीसी, आज के बाद की जो घटना है वो एडी। तो आज क्या है इसमें, आज है इसमें जब ईसा मसीह का जन्म हुआ। ठीक है, अब जो आपके वेदांग है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में दे रही है सारी चीजें कि किसका संबंध किससे है। तो वेदांग है आपके जैसे शिक्षा है उच्चारण विधि से रिलेटेड, यानी कि मंत्रों के सही उच्चारण की विधि सिखाता है आपको शिक्षा नामक वेदांग। कल्प वेदांग जो है ये यज्ञ और अनुष्ठानों की विधियां बताता है। व्याकरण वेदांग आपके संस्कृत के शब्दों की संरचना और उपयोग बताता है। निरुक्त वेदांग जो है आपके कठिन वैदिक शब्दों का अर्थ बताता है। छंद वेदांग जो है ये वैदिक मंत्रों की लय और छंद की जानकारी देता है कि वैदिक मंत्रों की लय क्या होनी चाहिए गाते समय। ज्योतिष वेदांग जो है ये यज्ञों के लिए शुभ समय और तिथि का निर्धारण करता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके सूत्र साहित्य और महाकाव्य। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण और अखंड बनाए रखने के लिए किनकी रचना की गई, सूत्र साहित्य की रचना करी गई। सूत्र ग्रंथों में वैदिक मंत्रों, अनुष्ठानों, सामाजिक नियमों का बहुत ही संक्षिप्त, बहुत ही ब्रीफ और स्ट्रक्चर वे में क्या किया गया है, उनको प्रस्तुत किया गया ताकि जो आम लोग हैं उनको भी ये चीजें समझ में आए। इसी प्रकार से 2 महाकाव्य लिखे गए, एक है आपका रामायण और एक महाभारत। तो रामायण और महाभारत की स्टोरी तो आप सबको पता ही होगी। और रामायण और महाभारत से हमें क्या पता चलता है, देखो इन दोनों को वैसे बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल जो लिटरेचर है वो नहीं मानते हैं, इसे महाकाव्य स्टोरी के फॉर्मेट में लिया जाता है, लेकिन फिर भी इससे हमें प्राचीन भारत की संस्कृति, समाज, राजनीति, धर्म और नीति के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। रामायण किसने लिखा है, रामायण लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने। महाभारत किसने लिखा है, महाभारत लिखा है आपके वेद व्यास ने। महाभारत में आपको शक, यवन, पारसी, खूण, इन सभी जातियों की जानकारी मिल जाएगी। ये सारी जो जातियां हैं ये आपकी विदेशी जाति। इसके बाद है आपका पुराण। पुराणों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पुराण आपकी कितने हैं, टोटल 18 पुराण है, और पुराणों की रचना 3री से 4ठी शताब्दी ईस्वी में मानी गई, यानी 3rd to 4th AD में। ये जो 18 पुराण है इसके रचिता और संकलनकर्ता किसे माना जाता है, लोमहर्षि को और उग्रश्रव को। मत्स्य पुराण सबसे ज्यादा प्राचीन और प्रामाणिक माना जाता है। इसमें कलयुग में आने वाले भविष्य के राजाओं की सूची दी गई है, किसमें, आपके मत्स्य पुराण में। तो कई बार पूछ ले आपसे कि कितने पुराण है, तो 18 पुराण है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है। इसके अलावा जैसे विष्णु पुराण हो गया, शिव पुराण हो गया, वायु पुराण, अग्नि पुराण, ये सभी आपके पुराण है। वायु पुराण में जो शिशुनाग वंश था, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, आंध्र और गुप्त वंश की जो वंशावलियां है वो मिली है। वंशावली का मतलब होता है कि कौन सा राजा किस टाइम पे हुआ, कैसे हुआ, किसके बाद कौन सा राजा हुआ, ये सारी चीजें। ठीक है, तो वायु पुराण से भी इन सब की जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद वायु पुराण से ही हमें गुप्त साम्राज्य की सीमाएं और उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से अग्नि पुराण से आपको राजनीतिक शासन के साथ साथ जो कृषि से संबंधित विवरण है वो प्राप्त होता है। इसके बाद है आपका ब्राह्मणेतर साहित्य, यानी कि जो आपका नॉन ब्राह्मणिकल लिटरेचर है, जिसमें आपका बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ आते हैं। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक आपके सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। त्रिपिटक यानी कि 3 आपके ग्रंथ है, 3 पिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये बुक्स के नाम है। ठीक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक में आपको संघ से संबंधित नियम और आचार संहिता की शिक्षा मिलती है। सुत्त पिटक में आपको धार्मिक सिद्धांत, धर्म यानी जो धर्म है उसके उपदेशों के बारे में मिलता है, जो बौद्ध महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे। बाकी ये पिटक जब हम बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। इसी प्रकार से अभिधम्म पिटक है। अभिधम्म पिटक से हमें दर्शन और मानसिक तत्वों की गहन विवेचना मिलती है, और ऐसा भी माना जाता है कि अभिधम्म पिटक में पहली बार संस्कृत भाषा का थोड़ा बहुत प्रयोग हुआ था, थोड़ा बहुत। ठीक है, पाली साहित्य में रचित कुछ अन्य ग्रंथ है, जैसे कि दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्नो और कथावस्तु। दीपवंश, महावंश ये आपके पाली ग्रंथ में पाली भाषा में लिखे गए हैं, और ये मौर्य काल से संबंधित आपके ग्रंथ है, यानी कि इन 2 ग्रंथों में आपको मौर्य काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से आपका जो मिलिंद पन्नो है, मिलिंद पन्नो यानी कि मिलिंद के प्रश्न, तो ये भी आपका क्या है, पाली भाषा में। तो इसमें एक यूनानी शासक था मिनांडर या मिलिंद, उसके दरबार में एक बौद्ध भिक्षु आता है जिसका नाम होता है नागसेन।
तो ये जो मेनांडर है ये नागसेन से बहुत सारे प्रश्न पूछता है और नागसेन उसके उत्तर देता है, तो इसीलिए इसका नाम भी क्या है, मिलिंद प्रश्न। मिलिंद के प्रश्न है, नागसेन उसमें उत्तर दे रहे हैं, तो ये इसीलिए इसका नाम क्या है, मिलिंद पर्व। फिर है आपकी कथा वस्तु। कथा वस्तु हीनयान परंपरा का ग्रंथ है। देखो जो आपका बौद्ध धर्म है वो आपके दो भागों में डिवाइड हो गया था आगे चल के, हीनयान और महायान। ठीक है, किस किस में, एक तो आपका हीनयान हो गया और एक आपका महायान हो गया। इसमें बुद्ध भगवान का जो जीवन है, उनकी जो लाइफ है और जो उनकी टीचिंग्स है उसके बारे में वर्णन है। फिर है आपके महायान परंपरा के कुछ और ग्रंथ है, जैसे कि आपका, अब इस देखो महायान परंपरा के कौन कौन से ग्रंथ है, तो महायान परंपरा में हो गया जैसे ललित विस्तार हो गया, दिव्यादान हो गया। ललित विस्तार में क्या है, इस ग्रंथ में बुद्ध के दिव्य रूप की चर्चा करी गई है, अलौकिक यानी कि बुद्ध के डिवाइन मिरेकलस यानी चमत्कारी, उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए, इस टाइप की जो घटनाएं हैं वो हमें किसमें मिलती है, ललित विस्तार में मिलती है। दिव्यादान में क्या मिलता है, दिव्यादान में आपको सम्राट अशोक के उत्तरवर्ती शासन यानी सम्राट अशोक के जो बाद का शासन है और पुष्यमित्र शुंग जो अशोक के बाद आया, यानी मौर्य साम्राज्य के बाद आपका शुंग वंश आया था, तो उनके जो शासक हुए उसके कार्यों का विवरण मिलता है आपको किसमें, दिव्यादान में। इसी प्रकार से जो जैन साहित्य है, अब जैन साहित्य की बात करते हैं तो जैन धर्म के जो साहित्य है उन्हें आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। और इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें जैन धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनका जो लाइफ को लेके जो उनकी स्टोरीज है, महावीर स्वामी की जो स्टोरी है, लाइफ की जो टीचिंग्स हैं, उसके बारे में हमें मिलता है इस आगम में। आगम क्या है, जो भी आपके जैन धर्म का जितना भी लिटरेचर है उसे आगम कहते हैं। जैन धर्म ग्रंथों में जो मुख्य रूप से आपके ग्रंथ शामिल है वो है आपका परिशिष्ट वर्मन, ये वर्मन है, ठीक है, भद्रबाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण। तो इनके नाम ध्यान रखना, कई बार सिर्फ यही पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा जैन लिटरेचर नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाने वाला है। बाकी ये ध्यान रखना कि जैन धर्म के साहित्य को क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। फिर है आपका कल्पसूत्र, तो ये कल्पसूत्र की रचना करी थी भद्रबाहु ने और इसकी रचना कब हुई थी, 4वीं शताब्दी में ईसा पूर्व, समझ गए ना, ईसा पूर्व हुई थी, बिफोर 4th सेंचुरी बीसीई, बिफोर क्राइस्ट। परिशिष्ट वर्मन और भद्रबाहु चरित्र में चंद्रगुप्त मौर्य के आरंभिक जीवन का और उनके बाद की घटनाओं का वर्णन मिलता है, बहुत डिटेल में दिया गया है। इसी प्रकार से भगवती सूत्र में भगवान महावीर के जीवन, उनकी शिक्षाएं और उन्होंने कौन कौन से मेजर वर्क करे उसके बारे में दिया गया है। जैन साहित्य में पुराणों का भी विशेष महत्व है, जिन्हें चरित कहा जाता है, ठीक है, यहाँ जो इसमें जो पुराण है उन्हें क्या कहते हैं, चरित कहते हैं। और ये किस किस भाषा में लिखे गए, ये प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश भाषाओं में रचे गए हैं। जैन पुराणों में आता है जैसे कि आपका पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण, जैसे भी हमने पुराण पढ़े थे वेदों में ना, 18 पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण और आपका इस टाइप के पुराण। तो इसी प्रकार से जैन धर्म में भी पुराण है, उन पुराणों को जैन धर्म में क्या कहते हैं, चरित कहते हैं। और इसमें क्या क्या है आपके चरित यानी कि बायोग्राफीज, जैसे कि आपका पद्म पुराण हो गया, हरिवंश पुराण हो गया, आदि पुराण हो गया, ये सारी चीजें। और इन सब में क्या है, वही धार्मिक कथाएं, चरित्र चित्रण, नैतिक शिक्षा, ये सारी चीजें। इसके बाद आता है आपका सेक्युलर लिटरेचर। सेक्युलर लिटरेचर में वो आता है जिसमें किसी भी धर्म से जिसका कोई संबंध नहीं होता, ठीक है, और इससे आपको राजनीति, समाज, अर्थशास्त्र, इतिहास और व्यक्तियों के जीवन चरित्र के बारे में पता चलता है। इन्हें सेमी हिस्टोरिक टेक्स्ट भी कहते हैं। जैसे कि आपका अर्थशास्त्र हो गया, तो इसमें आपको ये याद रखना है कि कौन सी बुक किसने लिखी है। अर्थशास्त्र लिखी है कौटिल्य ने, कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। नीति सार लिखी है आपकी कामंदक ने, राजतरंगिणी लिखी है कल्हड़ ने, रसमाला कीर्ति कौमुदी लिखी है सोमेश्वर, रसमाला लिखी है कीर्ति कौमुदी ने, प्रबंध चिंतामणि आपकी मेरुतंग ने, प्रबंध कोश राजशेखर ने, चचनामा, इसमें अरब द्वारा सिंध विजय का उल्लेख किया गया, लेकिन इसका लेखक कौन है ये नहीं पता है, ध्यान रखना, अज्ञात है, इसका लेखक नहीं पता चला है। इसी प्रकार से कुछ और टेक्स्ट भी हैं, जैसे कि अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है, वार्तिक कात्यायन ने लिखा है, महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने, हर्षचरित बाणभट्ट ने, पृथ्वीराज विजय जयानक ने, बुद्ध चरित लिखा है अश्वघोष ने, मालविकाग्निमित्रम कालिदास ने और भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी है, जैसे मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, इस प्रकार से। रामचरित लिखा है संध्याकरण वंदी ने, इसी प्रकार से विक्रमांक देव चरित लिखा है बिल्हड़ ने, कुमारपाल चरित लिखा है आपके हेमचंद्र ने। अब देखो विदेशी यात्रियों का वर्णन, तो बहुत से यहाँ क्या है, बहुत फॉरेन ट्रेवलर्स भी आते थे इंडिया में, कई सारे बौद्ध धर्म की और ज्यादा जानकारी लेने आते थे, तो अलग अलग थे वो, भारत घूमते थे इधर उधर, जिस समय जिसका शासन हुआ उसके राज्य में जब जाते थे तो वो लिखते थे कि हमने उन्होंने क्या क्या देखा, उनका शासन कैसा है, प्रशासन कैसा है। तो उसी से आज हमें जानकारी मिलती है कि उस समय के राजा महाराजा कैसे हुआ करते थे। तो इसमें आपके कुछ है, जैसे हेरोडोट्स हो गए, यूनान देश से संबंधित है, स्टोरीज
नामक इन्होंने बुक लिखी है, इन्हें इतिहास का पिता भी कहते हैं। इसी प्रकार से टालेमी आपके यूनान के हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड इनकी एक बुक है, जिन्होंने भारत से संबंधित जो भौगोलिक जानकारी है वो मिलती है। इसी प्रकार से प्लिनी, मैगस्थनीज, फाइयान, उसके बाद भेनसांग, इत्सिंग, अल बरूनी, अल मसूदी, इब्न बतूता, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी। फिर अब्दुल रज्जाक, मार्को पोलो, निकालो कांति, फ्रांकियो बर्नियस, ये फ्रांस का था, ये औरंगजेब काल के समय आया था। और इसने निकोलो कोंती आपका इटली का था, ये विजयनगर की इसने यात्रा करी थी और विजयनगर की समृद्धि और प्रशासन का बहुत बढ़िया वर्णन करता है। इसी प्रकार से आपका ट्रेवेनियर है, ये फ्रांस का था, ये शाहजहां के टाइम पे आया था भारत। फिरदौसी है आपका, ये भी फारस का था। इसी प्रकार से मिर्जा सिरास है, फारस का था। जियाउद्दीन बर्नी, ये बलबन और फिरोज शाह के शासन की नीति और उसके इतिहास के बारे में बताता है। अब हम ये जो हमने अभी तक सोर्सेस पढ़े, ये थे सारे आपके लिटरेचर सोर्स, यानी कि बुक्स आपको कौन कौन सी मिली है, फिर उन बुक्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जैसे कि कुछ आपके जो वेदास हैं वो हो गए, यानी कि साहित्यिक स्रोत, उसके बाद उन्हें डिवाइड किया गया धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, संगम साहित्य, इन सारी चीजों में। और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे आपका जो आपके पुरातात्विक स्रोत हो, पुरातात्विक स्रोतों के प्रकार। तो पुरातात्विक स्रोत इतिहास का मूर्त प्रमाण है जो हमारे अतीत को वैज्ञानिक रूप से समझने में सहायक होता है। यानी कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स आपके प्योर हिस्ट्री है, इसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या किसी भी प्रकार की जो बाइसनेस होती है लेखक की, वो सब आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब कौन कौन से होते हैं, तो जैसे कि आपका जो उत्खनन स्थल होता है, जैसे कि आप मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में जो हमें शहर मिले हैं बहुत सारे, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, ये सारी जगह मिली है, वहां से जो हमें सामान मिला है, तो उन सारी चीजों से फिर हम इतिहास लिखते हैं कि कैसा उस समय का समाज रहा होगा, वहां से जो चीजें मिली है उससे हम इतिहास लिखते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, उत्खनन स्थल में कहलाएंगी। ठीक है, जैसे कि इसमें जो आपकी जितनी भी इमारतें हैं ना वो भी आ जाए। इसके बाद है शिलालेख। शिलालेख का मतलब होता है इंस्क्रिप्शन, यानी कि इंस्क्रिप्शन आपके कहाँ लिखे जाते हैं, पत्थर पर, स्टोन पर, किसी मेटल पर, या और किसी भी प्रकार की कोई भी कठोर सतह है उस पर लिखा गया जो है, तो वो आपका क्या कहलाता है, शिलालेख या इंस्क्रिप्शन कहलाता है। इससे हमें शासकों ने क्या क्या आदेश दिए अपनी जनता को, कौन कौन से दान दिए हैं, कौन कौन सी युद्धों में उन्हें विजय प्राप्त करी है, धर्म प्रचार के लिए उन्होंने इसका प्रयोग कैसे करा है, तो इन सब की जानकारी हमें किससे मिलती है, शिलालेख से मिलती है। इसके जो फेमस एग्जाम्पल है वो है आपका अशोक का शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति जो कि समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, और हाथी गुफाओं। अगला है आपका सिक्के। सिक्के उस समय के जो शासक होते हैं उसकी राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों की जानकारी देता है, क्योंकि सिक्कों से हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। देखो स्टार्टिंग में जो हमें सिक्के मिले वो मिले हमें आहत सिक्के। आहत सिक्के इंग्लिश में से पंचमार्क कॉइन्स भी कहते हैं। पंचमार्क कॉइन का मतलब है कि एक ऐसे कोई धातु का टुकड़ा है और उस पर सिर्फ कोई मार्क बना दिया, उसको खींच के ऐसे कुछ निशान जैसा बना दिया। तो स्टार्टिंग के सिक्के ऐसे थे, फिर धीरे धीरे करके उसमें आपको लिपि देखने को मिली है, अलग अलग आपको जैसे कि कुछ आपको ऐसे मिले जिसमें आपको लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वो देखने को मिली, कुछ में आपको बौद्ध धर्म के जो धर्म चक्र है वो सारी चीजें पता चली। तो इससे आप क्या करते हो, आइडिया लगाओगे कि हाँ ये कॉइन हमें मिला है, इस कॉइन में ये सारी चीजें, और कॉइन किस धातु का बना है। अगर गोल्ड का बना है तो इसका मतलब क्या है, उस समय की जो राजा था, जिस समय के टाइम का वो कॉइन है, उस समय का उसकी आर्थिक स्थिति क्या थी, बहुत बढ़िया थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलती है। और कहाँ से हमें कॉइन्स मिले हैं, कॉइन्स मिलने का एरिया क्या क्या है, तो हमें ये आइडिया लगाते हैं कि हाँ इतने एरिया से हमें ये कॉइन मिला, तो इसका मतलब इस राजा का साम्राज्य यहाँ तक फैला हुआ था। और उसमें जो चित्र है, उसमें जो चीजें लिखी गई है, उससे हमें उनकी धार्मिक स्थितियों के बारे में पता चलता है। इसी प्रकार से जो स्मारक होते हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, तो मॉन्यूमेंट्स से भी आपको क्या पता चलता है, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक बहुत सारी आपको जानकारियां मिलती है, जैसे कि सांची का स्तूप, कोणार्क मंदिर, कुतुब मीनार, हम्पी, ये सारी चीजें। इसी प्रकार से जो मूर्तियां हो गई, मूर्तियां भी आपकी पत्थर, धातु, मिट्टी, इन सबकी बनी होती थी। तो अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की, राजाओं की, आम जनता की हमें कई सारी मूर्तियां मिली हैं, तो उस मूर्तियों से हम आइडिया लगाते हैं कि उस समय का समाज कैसा था, शिल्प कैसा था, उस समय की कला कैसी थी, ये सारी। फिर है आपके अभिलेखागार। अभिलेखागार वो स्थान होता है जहां पर ये सारे ऐतिहासिक दस्तावेज, पत्राचार, राजपत्र, आदेश, समझौते, ये सब क्या करे जाते हैं, संरक्षित करे जाते हैं, उसे अभिलेखागार। चलिए, आशा करती हूँ आपको लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। एक बार देख लेते हैं हमने इसमें क्या क्या चीजें पढ़ी। तो हमने इसमें जाने की हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, उसके सोर्स क्या क्या है हमारे पास, वो सारी चीजें, और बीसी और एडी इनके बारे में भी जाना, थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री का बेसिक देखा। और अगर इसमें आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।